सरकार के लिए रखती है उतना ही महत्व वो शराबी के लिए रखती है। लेकिन फिर जब हम गहराई में जाते हैं तो तथ्य हमारे सामने क्या आते हैं कि भारत के शराबियों ने 45 दिन तक सबर बांध के रखा। 45 दिन तक सबने लॉकडाउन में अवॉइड किया दारू पीना, शराब पीना। 45 दिन का सबर। लेकिन सरकारें बेसब्री शायद शराबियों से ज्यादा दिखा रही हैं। शराब पीने वालों ने तो यह साबित कर दिया कि हम लोग बिना शराब पिए भी जी सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आज सरकारें व्यवहार कर रही हैं, एडामेंट हो गई हैं, तो महसूस हो रहा है कि शराबी शराब पिए बगैर रह सकता है, लेकिन सरकार शराब बेचे नहीं रह सकती। अचंभित है पूरा देश आज इस सारे मामले को देखकर। तड़प दोनों तरफ है, पीने वाले में भी तड़प है, तड़प रहा है पीने वाला भी, और बेचने वाली सरकारें भी तड़प रही हैं कि कब बेचने का मौका मिले। और आखिरकार सब्र का बांध टूट गया और बिकनी शुरू भी हो गई। लेकिन बिकनी शुरू हुई तो क्या चीज दिखी, क्या सामने आया? कि हम लोगों ने कोरोना के खौफ को भी दरकिनारा कर दिया। कोई खौफ नहीं है, मतलब शराब जरूरी है, शराब खरीदने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, एक दूसरे से चिपक के खड़े हैं। वो जो नारे थे 2 गज दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ लगते ही कोरोना हो जाएगा, वो सब भूल गए। खौफ खत्म। दारू चाहिए, दारू पी के मरना मंजूर है, लेकिन अगर दारू नहीं मिली तो जिंदा रहना मंजूर नहीं है। अजीब आइडियोलॉजी है, अजीब विचारधारा है देश की। और हैरानी की बात यह होती है कि महिलाएं भी अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के पुरुषों के लिए दारू खरीदने के लिए लाइन में लगी हुई है, क्योंकि एक कानून है हमारे देश में, लेडीज फर्स्ट, महिलाओं को पहले। तो महिलाओं की अलग लाइन लगती है, उनको पहले दिया जाता है, चाहे वो सिनेमा हॉल की टिकट हो, चाहे वो रेलवे लाइन की टिकट हो, चाहे वो कहीं की भी टिकट हो, या कोई भी चीज हो, महिलाएं प्रथम, लेडीज फर्स्ट। तो कमाल की चीज देखने को मिली कि लोगों के दिमाग ने उस फॉर्मूले को शराब के ठेकों के आगे भी अड़ा दिया, घर की इज्जत को खड़ा कर दिया लेडीज फर्स्ट के चक्कर में। थू है हरामजादों पे जिन्होंने ऐसा किया है, सच में थू है कि अपने घर की महिलाओं को खड़ा कर दिया लाइन में कि हमें दारू मिल जाएगी, ये निश्चित हो जाएगा कि लेडीज की वजह से पहले मिलेगी। बहुत शर्मिंदगी होती है इस तरह की विचारधारा को देख के। या हो सकता है घर में महिलाओं से अपने पतियों की तड़फ ना देखी गई हो और वो ममतामयी हो गई हो और ठेके पे आ गई हो कि जिंदगी में आज पहली बार कोरोना की वजह से मैं अपने पति के लिए शराब लेने आई हूं ठेके पर। फोटोओं को देख के तो ऐसा ही लग रहा है। अगर मेरी बात गलत है तो आप इसमें लिख सकते हो कि हेमंत फोगाट आप गलत कह रहे हो। अब एक सवाल आता है दिमाग में। देवेंद्र आर्य एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि राम राज्य है, ये स्वामी विवेकानंद के पोषक हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी मदिरा के शौकीन थे। इस कमेंट पे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर दारू बेचने के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत ना हो पाई या सरकारों के खर्चे ना निकल पाए तो फिर क्या? मतलब अगर दारू बेच के, शराब बेच के खर्चे पूरे ना हो पाए सरकारों के, अगर सरकार को यह लगा कि हम दारू बेचने के बाद भी कोरोना के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे, लड़ाई में पैसों की कमी पड़ रही है, तब क्या होगा? उसके बारे में सोचा किसी ने? मतलब हालात इस तरह के हैं कि, मोर साहब राम राम, हालात इस तरह के हैं कि अगर दारू बेच के सरकारों का घाटा या सरकारों को कमाई ना हुई, अर्थव्यवस्था को मजबूती ना मिली,
तो शायद सरकार कह देगी कि अब हम वेश्यावृत्ति का भी सहारा लेंगे, हम परमिट जारी करेंगे वेश्यावृत्ति के, या जैसे बैंकॉक में वेश्यावृत्ति होती है, शराब भी बिकती है, वेश्यावृत्ति भी होती है, तो अब हम वेश्यावृत्ति के भी परमिट जारी करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। दारू बेचने के बाद भी अर्थव्यवस्था में ताकत नहीं आई, पैसों की जरूरत है, तो वेश्यावृत्ति के लाइसेंस दिए जाएंगे। आज पुरुषों की तलब पूरी करने के लिए महिलाओं को ठेके के आगे खड़ा कर दिया है कि लेडीज फर्स्ट, महिलाएं दारू लेके जा रही हैं पुरुषों के लिए। तो कल को जब सरकार को लगेगा कि दारू बेचने के बाद भी हम कोरोना से जब सरकारों, मैं देवेंद्र आर्य एडवोकेट जी की वो पढ़ने लग गया था कमेंट, वो कह रहे हैं स्लॉटर हाउस शुरू करा दो, स्लॉटर हाउस। मैं कह रहा हूं कि अगर शराब बेचने के बाद भी सरकारों को लगा कि बात बनी नहीं, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हुई, तो शायद नया अध्यादेश आ जाएगा कि अब हम वेश्यावृत्ति के लिए परमिट देंगे। और जैसे आज महिलाएं अपने पतियों के लिए दारू खरीदने के लिए ठेकों के सामने खड़ी हैं, वैसे ही फिर पुरुष अपनी महिला के लिए या अपने घर में जो महिला है उनके लिए परमिट लेने के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तब महिलाओं को शर्म आएगी कि हम परमिट लेने के लिए लाइन में कैसे खड़ी हों। तो आज पुरुष अपनी दारू मंगवा रहा है महिला से, कल जब परमिट बटेंगे वेश्यावृत्ति के तो शायद पुरुष खड़ा हो जाएगा परमिट वाले दफ्तर के सामने कि मैं अपनी महिला की तरफ से परमिट लेने आया हूं। ऐसा चल रहा है सिस्टम देश में। हो सकता है जब लगे कि दारू भी पिलाई, वेश्यावृत्ति भी करवानी शुरू कर दी, परमिट दे दिए, तो हो सकता है फिर जुआ घर भी खोल दे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पैसे की जरूरत है। तो फिर बैंकॉक बनने में देर नहीं लगेगी। यहां पर फिर अब दारू भी हो गई, वेश्यावृत्ति भी हो जाएगी परमिट के साथ, और जुआ घर भी हो जाएंगे जिसका इंग्लिश नाम रखा जाएगा कैसीनो। मतलब ये कौन बुद्धिजीवी है जो दारू खोलने की सलाह दे रहा है सरकार को, हमें नहीं पता। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दारू बेचनी बहुत जरूरी है, दारू नहीं बेचेंगे तो सरकार को रेवेन्यू नहीं आ रहा। मतलब हरियाणा में रेवेन्यू नहीं आ रहा, हरियाणा में रेवेन्यू नहीं आ रहा। भाजपा सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे दारू बेचो, दारू बेचने से ही अब प्रदेश को रेवेन्यू मिलेगा, फिर सबकी तनख्वाहें देंगे, तब हो पाएगा प्रदेश का विकास अगर दारू बिकेगी। मेरा एक सवाल है आप सबसे, आप देख रहे हो कि गुजरात में दारू बिकी? गुजरात में दारू बिकी? नहीं बिकी। गुजरात में दारू नहीं बिकी और उनकी अर्थव्यवस्था भी ठीक चल रही है। कुलवंत डूडी जी राम राम। गुजरात में दारू नहीं बिकी और उनकी अर्थव्यवस्था भी ठीक चल रही है। और सबसे ज्यादा देखने वाली बात, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस हैं कोरोना के, लॉकडाउन है कंप्लीट, वहां पे शराब नहीं बिक रही। गुजरात में सेकंड नंबर पे केसेस हैं कोरोना के, 5,000 के आसपास या ज्यादा। वहां पे शराब नहीं बेची जा रही, उनके आर्थिक हालात भी ठीक हैं। तो फिर हरियाणा के, दिल्ली के, इनके हालात क्यों डगमग हो गए? कहां चला गया वो धन? ये हरियाणा सरकार दावा करती थी, खट्टर साहब दावा करते थे कि हरियाणा के जो गड्ढे कांग्रेस सरकार छोड़ के गई है उन गड्ढों को भर दिया गया है और अब हरियाणा का खजाना लबालब है। हरियाणा ने तरक्की के नए आयाम चूमे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े आयाम चुमवा दिए, खजाना लबालब भर गया, तो फिर अब ये दारू नहीं बेचोगे तो क्यों घसड़ पसड़ हो जाएगी, ऐसा क्यों कहा जा रहा है?
गुजरात में, महाराष्ट्र में, गुजरात में दारूबंदी है, 5,000 केस हैं, फिर भी वो अर्थव्यवस्था खराब होने का ढोंग नहीं रच रहे। उन्होंने वहां पे शराब बेचनी शुरू नहीं करवाई। तो हरियाणा का पैसा कहां गया, जनता जानना चाहती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को नंबर 1 बनाया था, गजब के विकास कार्य करवाए थे। आज हर चीज की हिंदी कर दी भाजपा सरकार ने। इसका जवाब जनता जानना चाहती है। और मैं बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था, तो घर में बुजुर्ग भी बैठे टीवी देख रहे थे, तो सबके मुंह से एक ही बात निकली कि अरे भाई, शराब बेचने से ही अगर अर्थव्यवस्था बचनी थी तो फिर वो मेक इन इंडिया, चांद पर जाएंगे, मंगल पे अपने घर बनाएंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो वो क्या दारू के दम पे बनाने थे? मतलब शराब है क्या इस देश का आधार? आज मुसलमान तो शायद कोई निकला ही ना हो, दारू के बाद ही तुम जिंदा रह पाओगे। जिस तरह आज दुनिया शराब के ठेकों के बाहर खड़ी हुई है, उससे तो साफ लग रहा है कि हिंदू जो है सबसे ज्यादा शराबी हो चुका है। ऐसी गंदी लत पड़ चुकी है हिंदुओं को कि शराब के बगैर नहीं रह सकते। और अगर मैं एक प्रश्न डालता हूं आप सबके सामने, अगर शराब ना होती तो आज देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाता सरकारों के द्वारा, उसके बारे में बताएं। मतलब सब कुछ हवा हवाई था, मेक इन इंडिया, चांद पर जाएंगे और मंगल पे कॉलोनियां बसाएंगे, तो वो क्या दारू पी के टल्ली होके बसानी थी क्या? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, तो मतलब सबको शराबी बना के फिर पैसा कमा के फिर बनेगी क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? आज इतनी ज्यादा लॉकडाउन की मां बहन करती है ना सबने, कि अब भुगतने का टाइम आ गया है सबका। अगर कोई खुश हो रहा हो ना ये सोच के कि दारू की बोतल मिल गई है और 2 पैग मार के आज मैं पार्टी करूंगा और सोऊंगा, तो थू है उस हरामजादे पे। रिया सिंह लिख रही है कि आप हैं, अपने हैं लोगों को बर्बाद करके अर्थव्यवस्था को बचाना कहां की समझदारी है। हर समझदार व्यक्ति लिखने लग रहा है कि यह चीज गलत है। आज आप दारू के लाइसेंस बांट रहे हो, कल को दारू से इकोनॉमी नहीं बची तो आप कहोगे वेश्यावृत्ति के लाइसेंस देने शुरू करेंगे, फिर कहोगे जुआ घरों के लाइसेंस देना शुरू करेंगे। आज महिलाएं पुरुषों के लिए दारू खरीदने के लिए अपने हस्बैंड्स के लिए ठेकों पे खड़ी हैं लाइन बना के, क्योंकि लेडीज फर्स्ट का नारा है। कल को वेश्यावृत्ति के परमिट बटेंगे तो क्या पुरुष खड़े हो जाएंगे दफ्तर के सामने कि महिलाओं को शर्म आ रही है, हम चुपचाप परमिट लेके चले जाएंगे और अपने आप धंधा करवा लेंगे। वैसे भी हम लोग बातचीत में बार बार सबसे कहते रहते हैं बहन खोद बहन खोद बहन खोद, मतलब हमें तलब लगी हुई है खुदवाने की। तो परमिट मिलने के बाद शायद देश के हर प्राणी का अरमान सच हो जाएगा कि मैं परमिट ले आया हूं बहन खुदवाने वाला। क्योंकि हम राम से ज्यादा नाम हम राम राम कब बोलते हैं मुंह से, बहन खोद बातों में ज्यादा बोलते हैं। बहुत गलत सिस्टम है देश का। 5 फौजी मर गए, सबको दुख हो रहा है, शहादत हो गई, शहादत हो गई। बेहिसाब डॉक्टर मरने लग रहे हैं, बेहिसाब सफाई कर्मचारी मरने लग रहे हैं, बेहिसाब पुलिस वाले मरने लग रहे हैं। उनका भी तो दुख मनाओ। वो क्या देश की सेवा नहीं कर रहे, या वो रिश्तेदारी में आए हुए हैं ड्यूटी पे? 1500 लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, उनका भी तो गम मनाओ। फौजियों का दुख सबको है कि वो मर गए, लेकिन
बेहिसाब मौतें हमारे देश के अंदर होने लग रही है, डॉक्टरों की, सिपाही, पुलिस के सिपाहियों की, सफाई कर्मचारियों की, नगर निगम के कर्मचारियों की। उनका दुख कौन मनाएगा? उनका दुख मनाने के लिए हमने ट्रंप को अपॉइंट कर रखा है क्या? फौजी को पता नहीं होता है क्या वो क्या काम करने जा रहा है? उसको पता नहीं होता है कि वहां पे गोली भी लग सकती है। इतना बुज़दिल है हमारा फौजी कि वो अपने घर में क्या ये कह के रखता है कि जब मैं मर जाऊं तो थोड़ा सा जोर जोर से चिल्लाना ताकि तुम्हें कुछ पैसा मिले, पेट्रोल पंप मिले, कार मिले और बदले में कोई प्लाट मिले। ये तड़प है क्या शहादत का रोना रोने के लिए? जितना सम्मान फौजियों को देना चाहते हो उतना ही सम्मान डॉक्टरों की मौत का भी करो, सफाई कर्मचारियों की मौत का भी करो। इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत अजीब चल रहा है हमारे देश में सिस्टम, सोच ही गंदी है। मतलब लोग मंदिरों की तरफ नहीं भागने की नीयत रखते, ठेकों की तरफ भागे हैं। एक एक की पोल खुल गई कि सब अंदर से नशेड़ी हैं, शराब के चस्के में पड़े हुए थे। खैर, अपने लाइव को समाप्त करता हूं। अच्छा लगे तो शेयर कर देना और मेरी बात बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर देना। भगवान का नाम लेते हैं और लाइव को समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राम राम रटते रहें जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अजय प्रताप सिंह जी, राम राम। पेज पे लाइव आता हूं अब मैं, तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। और आप सब, भगवान से मेरी आप सबसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के, बेशक ठेके खोल दिए सरकार ने नंगापन दिखाने के लिए बेशर्म होके, लेकिन आप सब अपने घरों में रहना। पेशेंट आज सुबह तक 46,500 तक आ चुका था नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो अभी शायद आंकड़े और भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो आप प्लीज़ अपने घरों में सेफ रहना, थोड़ा सा बच लेना इस बीमारी से। बहुत खतरनाक बीमारी है और ये बचाव आपको तब तक जारी रखना है अपना जब तक इसकी दवाई नहीं मिल जाती। ठीक है, लाइव शेयर कर देना अच्छा लगे तो, इतनी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।